Hello and welcome to the fifth session of consumer equilibrium topic और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का ये सेकंड सेशन है। पिछले सेशन कैसे लगे चैट बॉक्स में टाइप करके आप बताया कीजिए, डू यू लाइक दैट, और उसमें आपको अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं उसमें। और मैं आपको बता दूं कि पिछला जो सेशन था इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का, उसमें आपने पढ़ा बजट लाइन के बारे में और साथ ही साथ आपने पढ़ा था बजट कंस्ट्रेंट और बजट सेट के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बजट प्रतिबंध और बजट सेट कहते हैं। उसके बारे में आपने पढ़ा। वहां आपने देखा था कि हमने अज्यूम करा कि दो ही गुड्स हैं इकोनॉमी में, गुड एक्स और गुड वाई। कंज्यूमर के पास चॉइस है इन्हीं में से किसी एक को चुनने की। फिर उसकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है, निश्चित है, सीमित है। जो दो गुड्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, पीएक्स और पीवाई, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। इन अजम्पशंस को यूज करते हुए हमने बजट लाइन को ड्रॉ किया इस तरीके से। हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया, वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया, और हमने वहां देखा था कि अगर उसकी इनकम कंज्यूमर की 100 है और ये 10 और 20 इनकी वैल्यूज है, तो डिफरेंट हमने कॉम्बिनेशंस बनाने सीखे थे, उनको प्लॉट किया और एक हमें मिल गई बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप हमने वहां नहीं फाइंड आउट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे वहां जो स्लोप है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैंने कहा था बजट लाइन सीखेंगे और हम सीखेंगे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना, और वहां दोनों को एक साथ प्लॉट करेंगे एक ही डायग्राम में, वो दोनों टेंजेंट हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा वहां इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का स्लोप होगा सेम। तो इसलिए स्लोप पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर हम बात करेंगे कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा चीजें बदल जाए तो फिर क्या होगा। तो पहले बात करते हैं बजट लाइन के स्लोप की। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं बताऊं, मैथ्स में कहीं भी आप बात करेंगे तो स्लोप होता है चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय द सेकंड वेरिएबल। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स को ही तो हम अप्लाई कर रहे हैं। जिन बच्चों ने मैथ्स में इंटरेस्ट लिया है 10th क्लास तक, उनको तो यहां बहुत मजा आ रहा होगा। Subscribe the channel and press the notification button. और जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया मैथ्स में 10th क्लास तक, वो अब थोड़ा इंटरेस्ट ले और कैलकुलेशंस में थोड़ा ना मजा लेना शुरू करें, तब इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी और स्कोर भी बहुत बढ़िया आएगा। 11th क्लास है, अभी टाइम है। इंग्लिश इंप्रूव कर लो अपनी, ताकि आप आंसर्स अच्छे लिखें, अपनी लैंग्वेज कमांड इंप्रूव कर लो, साथ साथ आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव कर लो, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दो। ये चीजें अभी आपके पास 11th में थोड़ा टाइम है, परसेंटेज का प्रेशर नहीं है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो और अच्छी अच्छी जो आदतें हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाती हैं उनको डेवलप करो। यहाँ पे 12th में पहुंचोगे तो फिर टाइम नहीं होगा, फटाफट सिलेबस खत्म करो, फटाफट सिलेबस की प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर, ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीजें होंगी। आप 10th के बोर्ड एग्जाम में प्रेशर झेल के आ भी चुके हैं ऑलरेडी। तो 11th में आप हर चीज को तसल्ली से समझो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। तो यहां देखिए, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सपोज इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। ये भूल जाइए कि पिछली क्लास में ए पे क्या कॉम्बिनेशन था, बी पे क्या कॉम्बिनेशन था, वो डिफरेंट। यहां फिलहाल ये दो पॉइंट्स हैं। हम जब इस पॉइंट से यानी इस बंडल से, हमने क्या कहा था कि ये होते हैं हमारे बंडल, ये समूह है दो वस्तुओं के। तो बंडल ए से बंडल बी पे जब हम आते हैं तो हमने देखा कि ये यहां जितना वाई का उपभोग कर रहा था, तो यहां y का उपभोग तो कम हो गया, क्योंकि y तो हम देखते हैं कि y एक्सिस पे होता है, तो y का उपभोग घट गया और x का उपभोग अगर आप देखें तो वो बढ़ गया है इस उपभोक्ता के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि अंतर कितना आया, उसको हमने नाप लिया। ये अंतर y में आया और ये अंतर x में आया। y में होने वाले चेंज को हमने कहा डेल्टा y और x में होने वाले चेंज को हमने कहा डेल्टा x। ध्यान रखिए कि डेल्टा हम तभी यूज करेंगे जब हम किसी के चेंज की बात कर रहे हैं। पूरी इकोनॉमिक्स में इसको हम यूज करते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर भी डेल्टा वर्ड बार बार आता रहेगा। तो ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन x और चेंज इन y। इनका रेशो ले लीजिए, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये जो अनुपात है, ये जो रेशो है, यही स्लोप ऑफ बजट लाइन है। ध्यान रखिए, इसको हम px अपॉन py भी कह देते हैं, यानी कि ये प्राइस का अंतर हो सकता है। और क्यों है ये प्राइस का अंतर?
क्योंकि यहां हमने देखा कि सिर्फ दो ही गुड्स हैं और इनकी जो अदला बदली हो रही है, y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, y का त्याग कर रहे हैं, तब x ज्यादा मिल रहा है ना। और y का त्याग किस दर से कर रहे हैं, हमने देखा था यहां की y की कीमत 20 रुपया है, एक इकाई छोड़िए तो 20 रुपए बच गए, इसकी एक अतिरिक्त इकाई ले तो मान लीजिए 10 रुपए कम हो गए। तो यहां एक एक इकाई छोड़ने से इसकी दो दो इकाई मिल रही है। समझ में आया आपको? इसकी एक इकाई छोड़ते हैं y की तो x की दो अतिरिक्त इकाई मिल जाती है। यही तो संबंध हुआ ना इसका। तो इसलिए हमने देखा कि इनका जो अनुपात है, ध्यान रखिए यहां y ऊपर है और यहां y नीचे है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब भी स्लोप ऑफ बजट लाइन की बात हो तो आप समझ जाइए या तो इसकी बात हो रही है या फिर इस फॉर्मूला की बात हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर इनमें बदलाव आ जाए। हमने कहा था कि कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाए या फिर उसकी इनकम घट जाए तो क्या होगा। कंज्यूमर की इनकम में जब चेंज आया, उस इनकम को हमने कहा m डैश, और पहले उसकी इनकम थी m। तो m डैश m से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो पहला केस है जब m डैश m से कम है, दैट मीन्स कि कंज्यूमर की इनकम घट गई है, देयर इज अ डिक्रीज और फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसका दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इनकम बढ़ जाए, तो m डैश क्या है, वो m से ज्यादा होगा, दैट मीन्स देयर इज राइज और इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहां पे देखिए पहला केस, हमने बजट लाइन बनाई थी। बजट लाइन बेसिकली वो लाइन होती है कि जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च कर रहा है तो वो कौन कौन से गुड एक्स और वाई के कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है। ये सारे पॉइंट वो सारे कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। अब क्योंकि इनकम घट गई है तो अगर वो अपनी सारी इनकम वाई पे खर्च करे तो वाई की इतनी यूनिट नहीं खरीद सकता। अब वो क्योंकि इनकम घटी है तो वाई की मान लीजिए इतनी यूनिट्स वो खरीद सकता है। इसके ऑपोजिट अगर वो सारी इनकम गुड एक्स पे खर्च करे तो पहले जब उसकी इनकम थी एम तो इतना यूनिट जो है गुड एक्स की परचेज कर पा रहा था, लेकिन अब जो है उसकी इनकम घटने पे अगर वो सारी इनकम गुड एक्स पे भी खर्च कर दे तो भी वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम इतनी यूनिट परचेज कर सकता है गुड एक्स की। तो दैट मींस कि हमारे पास दो डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, हमें एक क्या मिल जाएगी, फ्रेश बजट लाइन मिल जाएगी। और ये बजट लाइन हम इसको कह सकते हैं कि ये अगर m के लिए थी ये वाली रेखा तो ये हमारी m डैश के लिए होगी। इसमें आपने देखा कि बजट लाइन जो है उसका क्या हुआ, खिसका हुआ है, वो शिफ्ट हो गई है इनवर्ड्स। यहां आप देख सकते हैं कि जब इनकम में फॉल हुआ है तो इनवर्ड शिफ्ट हम कहेंगे कि अंदर की ओर खिसका हुआ गया है बजट लाइन में, इसे भीतर की ओर खिसकना कहते हैं हिंदी में। और इसके ऑपोजिट जब इनकम इंक्रीज हुई है तो इनकम के इंक्रीज होते ही बजट लाइन बाहर की ओर खिसक गई पूरी की पूरी और इसके समानांतर हुई है, यानी इसके पैरेलल हुई है। दोनों रेखाएं हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, बस बाहर की ओर खिसकाव या भीतर की ओर खिसकाव होगा। एग्जाम में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कह दें कि इनकम इंक्रीज हुई है तो बताइए खिसकाव किस ओर होगा। यहां एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आगे चल के आपका जो इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ चुके होंगे तो इसी पे बेस्ड कि इनकम बढ़ गई है तो बताइए कि इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो बढ़ेगा या घटेगा, वहां तक इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और कई बार कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी और इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आपको निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट कब, अगर इनकम में चेंज आए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस में चेंज आ जाए। पॉसिबिलिटी है कि एक के प्राइस में चेंज आए, दूसरे के में चेंज आए या दोनों के में चेंज आ जाए। आइए उसको और समझ लेते हैं एक बार। कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, दोनों में से किसी का भी प्राइस चेंज हो सकता है। सपोज हम पीएक्स के बारे में बात कर ले फिलहाल कि उसका प्राइस चेंज हो गया है, तो पीएक्स का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है जैसे इनकम के साथ में थी। y का केस मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जब आपको x का केस समझ में आ जाएगा तो y का केस आप अपने आप बिल्डअप करेंगे, खुद उसका डायग्राम बनाइएगा और देखिएगा कि y अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस तो जो कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब पिवट हो रहा है, घूम रहा है। और अगर y घट रही है कीमत तो फिर वो किस ओर घूम रहा है, वो आप खुद बनाइएगा। x के बारे में हम बात कर लेते हैं। px के लिए दो संभावनाएं हैं। पहले प्राइस था px, चेंज होने के बाद प्राइस हो गया px डैश, तो px डैश px से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जब px डैश ज्यादा है px से तो उस केस में क्या होगा, देखिए जब प्राइस किसी भी गुड का बढ़ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि दी हुई सीमित
आय में आप उसकी कम इकाइयां खरीद सकते हैं। आपको मैंने 100 रुपए दिए और आपसे कहा कि जाइए पेन परचेज कर लीजिए 10, तो आप क्या मानते हैं प्राइस कितना रहा होगा? 10 रुपीज। आपने 10 रुपीज के हिसाब से 10 पेन परचेज कर लिए। अब सपोज मार्केट में प्राइस हो गया इंक्रीज, तो प्राइस हो गया 20 रुपीज, तो आप सेम 100 रुपीज में कितनी यूनिट्स आप परचेज कर पाएंगे? जाहिर है सिर्फ 5 कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो होती है उसी गुड की वो घट जाती है जो कंज्यूमर खरीद सकता है। और ऐसा ही कुछ यहां हो रहा है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कंज्यूमर अगर अपनी सारी की सारी इनकम एक्स गुड पे खर्च कर रहा है यहां, और ये है उसके लिए मान लीजिए 0, तो ये सारी इनकम जब यहां खर्च कर रहा है और पी एक्स हो गया इंक्रीज तो एक्स घट जाएगा। वही यहां दिखाया गया है। यहां देखिए जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था, पी एक्स था, तो इतना मैक्सिमम वो गुड एक्स की यूनिट्स खरीद सकता था। जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो अब वो गुड एक्स पे सारी इनकम भी खर्च कर दे तो इतनी यूनिट्स वो नहीं खरीद सकता, इससे कुछ कम खरीदेगा, इसलिए उसका पॉइंट हो गया इतना। वाई में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वाई का प्राइस उतना का उतना ही है जो पहले था। पी वाई सेम है, कोई चेंज नहीं आया। अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को गुड वाई पे खर्च कर दे तो वो अभी भी उतनी ही यूनिट कंज्यूम कर सकता है जितनी की पहले। तो दैट मींस कि वाई एक्सिस पे जो उसका इंटरसेप्ट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, जो चाप है, वो छोटी हो गई। पहले ये इतनी दूरी तक जाता और अब ये सिर्फ इतनी इकाइयों का उपभोग कर सकता है। और इसके विपरीत आप देख सकते हैं यहां पे कि अगर प्राइस घट जाए तो क्या होगा? अगर पहले इतनी इकाइयों का उपभोग कर रहा था कंज्यूमर, अब क्योंकि कीमत घट गई है तो उतनी ही आय में वो अब ज्यादा इकाइयों का उपभोग कर सकता है। द कंज्यूमर कैन परचेज मोर यूनिट्स विद इन द सेम इनकम, वो यहां दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि पहले अगर वो इतना यूनिट्स को खरीद सकता था, क्योंकि कीमत घट गई है, प्राइस पेन का 10 रुपए से 5 रुपए हो गया मान लीजिए, तो अब आप 10 इकाइयों की बजाय 20 पेन खरीद पाएंगे। तो वही यहां दिखाई दे रहा है कि अब कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन कर सकता है गुड एक्स का अगर वो सारी इनकम गुड एक्स पे खर्च कर दे। और अगर कंज्यूमर गुड एक्स की बजाय गुड वाई पे खर्च करना चाहे तो वही पहले जैसी थ्योरी कि गुड वाई पे सारा खर्च करेगा तो उतनी ही यूनिट गुड वाई की खरीद सकता है। इसलिए ये चाप बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं घूम जाना, किसका? बजट लाइन का। वैसे इंग्लिश में हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन में ध्यान रखना है कि ये पिवट करेगा। पिवट जैसे घड़ी की सुई होती है ना, एक जगह से तो वो फिक्स होती है और दूसरे किनारे से घूमती है। तो यहां से ये इस बिंदु से मान लीजिए घड़ी की सुई ये बंधी हुई है और ये घूम रही है। अगर बाहर की तरफ ये रोटेट हो रही है तो इस तरीके से घूम गई सुई, और इसमें भीतर की ओर घड़ी की सुई घूम गई। ये रोटेशन ऑफ बजट लाइन कहलाता है। और रीजन क्या है इसका रोटेशन का रीजन है प्राइस में चेंज आ जाना। ये मैंने यहां जो बनाया है ये गुड एक्स के प्राइस में परिवर्तन के लिए बनाया है। गुड वाई के लिए आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें मैं एक अनुमान देता हूं कि अगर ये डायग्राम है तो यहां इस बार ये जो है फिक्स रहेगा और चेंज जो आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। पहले इतना था तो हो सकता है आगे इतना या इतना, इस तरह का कुछ बदलाव आएगा, वो आप खुद ड्रॉ कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो यहां इंटरसेप्ट है ये इतना, इसको हम मेजर कर सकते हैं और इससे आगे कितना भी हो उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? अब देखिए गुड एक्स जो है उसका यहां पे हम देख रहे हैं कि Subscribe the channel and press the notification button. कितना कंजम्पशन कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है। दैट मीन्स कि ये वो सारे पॉइंट हैं जब गुड वाई 0 है, यानी कि गुड वाई पे कंज्यूमर कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है। तो गुड वाई पे कुछ भी खर्च नहीं कर रहा तो ये वाई की यूनिट कितनी हो गई? 0। अगर ये 0 हो जाती है तो अब m कितने बराबर हो जाएगा? ये तो इतना ही बचा। दैट मीन्स कि m बराबर px मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहां से हम एक नई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि x बराबर m अपॉन px। ये देखिए, तो यहां हम इसमें क्या समझे कि अगर गुड x की इकाइयों का पता करना है कि कुल कितनी इकाइयों का उपभोग या कितनी यूनिट्स को कंज्यूमर कर रहा है, तो इनकम को गुड x के प्राइस से डिवाइड कर दीजिए और हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां देखना चाहूं तो ये पॉइंट जो है ये m अपॉन px है कि इनकम को प्राइस से डिवाइड कर दिया, फिर प्राइस चेंज हो गया, प्राइस घट गया, तो यहां ये जो पॉइंट आया इसको m अपॉन px डैश कह सकते हैं।
तो ये रिलेशंस आपकी समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही रिलेशन आप इस डायग्राम के लिए जब y में चेंज आएगा उसके लिए भी बना सकेंगे, मुश्किल नहीं है वो भी। आप अगली बार x को 0 मान लेना और x को जैसे ही आप 0 मानेंगे तो आपके पास में बचेगा ये वाला पार्ट इज इक्वल टू m, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू m अपॉन पी वाई, और पी वाई आप पुट कीजिए और m को डिवाइड कीजिए, उससे आपको y की यूनिट मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरे जो यहाँ पे रिलेशंस हैं ये काम करते हैं। मैंने आपको मैथमेटिकली दिखा दिया, मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखा दिया, मैंने आपको खिसकाव बाहर की तरफ और भीतर की ओर सिखा दिया, और रोटेशन भी मैंने सिखा दी कि कैसे वो पिवट करके सुई की तरह, घड़ी की सुई की तरह वो घूम जाती है जो बजट लाइन होती है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बजट लाइन का तो आपने समझ लिया। इसके बाद में अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनादिमान वक्र कहते हैं। और उसको समझने के बाद में दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मिलाएंगे और हमें मिल जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, ये जो रेशियो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। यहां फिलहाल मैंने इसको क्या कहा है, स्लोप कहा है। देखिए स्लोप वर्ड मैंने यूज किया इसके लिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के लिए, और इसे मैंने पी एक्स अपॉन पी वाई भी कहा है। ये रिलेशन आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने में, और उसके बाद में आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये बहुत आराम से, तसल्ली से, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। फिर भी कोई गिला शिकवा हो तो चैट बॉक्स आपके सामने, उसमें आप टाइप करके बताइए, और नहीं तो दबाइए लाइक का बटन और पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ में। सिलेबस आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत शानदार तरीके से फिनिश करवाऊंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेहद इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेते रहिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा, और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए इन डायग्राम्स की। देखने में मजा आ रहा है, लेकिन जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे अपने हाथ से तब तक आप इनके एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। एक बार ड्रॉ करके देखना कितनी गलतियां होंगी, आप अपने आप अंदाजा लगा देंगे कि सर जो कह रहे थे वो वाकई में वो बात सही है। सो बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।